जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश के बारे में हमने उसकी परिभाषा बताई थी। हमने बताया था दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, और दीप्त वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश होता है, वो जो है बिना किसी के सहायता के प्रकाश लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कैंडल हमने बताई थी, सूर्य हमने बताया था। इस तरह से अनेकों सोर्स हैं। इसी प्रकार से कुछ अदीप्त सोर्स हैं, जैसे चंद्रमा हो गई, जिनका अपना प्रकाश नहीं है। और भी अन्य सारी वस्तुएं हैं। इसी तरह से हमने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की घटना कैसे हमने समझी थी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। फिर हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था कि दर्पण कितने तरह के होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि ये इनमें दो तरह के दर्पण पे हमने फोकस किया था, जिनमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमने उनके कैसे उनकी बनावट होती है, किस तरह से वो दिखते हैं, किस तरह से वो कार्य करते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है, इस पर भी हमने आपको स्पष्ट रूप से पिछले सेशन में बताया था। और हमने साथ में आपको ये भी जानकारी दी थी कि अगर हम किसी भी दर्पण के बारे में अगर हमको डिटेल में जानना है तो हमें उसके प्रकृति को भी जानना चाहिए, उसके नेचर को भी जानना चाहिए। तो इस तरह का जो भी घटना होगा प्रकाश के दर्पण संबंधी, उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अब इस सेशन में लेंगे। इसी चीज को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो जैसे हमने दो पृष्ठ लिए थे, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए दो तरह के पृष्ठ बताए आपको, कि एक में अंदर के भाग में पॉलिश होगी और एक में जो है बाहर के भाग में पॉलिश होगी। तो जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कोई भी एक दर्पण हमने लिया, चाहे उत्तल लिया चाहे अवतल लिया, तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स को जो दर्पण को जानने के लिए जरूरी हैं उनको कैसे समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया, एक दर्पण लिया, उस दर्पण पे कुछ पॉइंट्स दिखाए। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का मतलब है ये जो लाइन काल्पनिक रेखा है ये इसके ध्रुव से और केंद्र से होकर गुजर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या जो इसका ध्रुव है वो उसके बीचों बीच होकर गुजर रही है। इसी तरह से उसका जो फेस है उस पे लिखा है रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी ये वो सतह है जहां से क्या होगा, जहां से परावर्तन, यहाँ से परावर्तन होगा, यानी प्रकाश यहाँ से वापस लौट जाएगा। और अंदर का जो हिस्सा है वो क्या है, यहाँ पर पॉलिश्ड है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या दिखा रही है यहाँ पर, कि इसका जो प्रकृति है वो किस हिस्से में पॉलिश है, इसके अंदर वाले हिस्से में पॉलिश है। तो अंदर वाले हिस्से में पॉलिश है तो ये क्या बन गया, यहाँ पर कॉनकेव। इसका उल्टा होगा तो कॉन्वेक्स, यानी ये अवतल है। यहाँ पर इसी तरह से दिखा दिया हमने कि ये हार्ड सरफेस लिखा है यानी ये पॉलिश सरफेस है, और बाहर रिफ्लेक्टिव सरफेस है यानी ये जो वो सरफेस है जहाँ से हम वस्तु का के ऊपर लाइट डालेंगे, मिरर के ऊपर लाइट डालेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है, ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इसी तरह से इसमें हमने आगे भी जो बात की है उसमें ये भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने कुछ ये दिखाया है कि कोई पॉइंट लिखा है फोकस और दूसरा लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वहाँ पर हमने फोकस भी दर्शाया है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु जो आपको रेड डॉट दिख रहे हैं, ये रेड डॉट में एक डॉट तो हमें ध्रुव बता रहा है, दूसरा जो डॉट यहाँ पर है वो हमारा फोकस है। फोकस से मतलब है कि जब भी इस बिंदु पर प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वो क्या करेगी, जब भी वो प्रकाश की किरण आएगी तो वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है उसके बीच का पॉइंट होता है फोकस, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है उस वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का जो आधा हिस्सा है वो फोकस कहलाता है। तो ये चीज याद रखेंगे कि दर्पण और के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच का जो पॉइंट है उसको फोकस कहेंगे। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर r/2। r क्या है, वक्रता त्रिज्या।
तो वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाई अब 2 कर देंगे तो उसका जो भी मान निकलेगा वो किसी भी दर्पण के लिए, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके लिए फोकस का कार्य करेगा। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2 क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारे लिए आगे किरण आरेख को समझने में मदद करेगा। तो जब भी कोई किरण आरेख को हम समझेंगे तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर सामने जो एक चित्र लगा है ये एक किरण आरेख है, यानी अब हम किरण आरेख को समझने की कोशिश करते हैं। इस किरण आरेख को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने एक मुख्य अक्ष बनाया है। उस मुख्य अक्ष के ऊपर हमने जो है यहाँ पर एक दर्पण को रखा हुआ है, एक वक्रीय सतह रखी हुई है। ये सब काल्पनिक यहाँ पर बनाया है, लेकिन ये हम वास्तव में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ट्रेस, यानी ये ज्यामितीय हमने किरण आरेख खींचा है। रे डायग्राम है किसके लिए, किसी भी प्रकाश का किसी भी स्रोत से निकलकर किसी डिवाइस के ऊपर, यानी किसी हमारे पास किसी उपकरण के ऊपर, दर्पण के ऊपर या लेंस के ऊपर जब वो गिरता है तो हम उसके बारे में कुछ चीज़ें कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो अक्ष होते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो हमने एक्स अक्ष पर प्रिंसिपल एक्सिस को मान लिया, मुख्य अक्ष को मान लिया, और वाई अक्ष पर हमने दर्पण को रख दिया। तो अब इस दर्पण को जहाँ हमने रखा है वो दर्पण की अक्ष हो गई, और जो अक्ष से हम वस्तु को देखेंगे, जिस अक्ष पर वस्तु को देखेंगे या प्रतिबिंब देखेंगे, वो हो गया मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस अक्ष पर जहां हमने वस्तु रखी है तो वस्तु की पोजीशन के हिसाब से हमें प्रतिबिंब अलग अलग स्थानों पर दिखाई देंगे। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमें वस्तु की जो गति है एक्स अक्ष पर उसके हिसाब से दिखाई देगा। तो उसके लिए एक किरण आरेख हमने यहाँ पर खींचा हुआ है। तो इस किरण आरेख में हमारे पास कुछ बातें जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ी थी कि हमें पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमें पता होना चाहिए फोकस क्या होता है, हमें पता होना चाहिए ध्रुव क्या होता है, और हमें पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष पर जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं और उसके प्रतिबिंब कैसे कैसे दिखाई देंगे वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो कुछ मेन जो फीचर हैं वो देखेंगे यहाँ पर, और पहले हम कुछ बेसिक गुणधर्म को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 मेन गुणधर्म हैं जो प्रकाश की किरण के हैं दर्पण के लिए, वो याद रखने हैं। पहला ये कि वस्तु से निकलने वाला प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो हमेशा परावर्तित होके फोकस से होकर बाहर आ जाएगी। यानी समांतर जाने वाला जो प्रकाश है किसके, मुख्य अक्ष के, तो जब वो दर्पण पे टकराएगा तो फोकस से होकर वापस आ जाएगा, यानी फोकस से होकर वो परावर्तित होगा। ठीक है। इसी तरह से जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, यानी पहले का उल्टा कर रहे हैं, जो फोकस से होकर गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि जो पहले हमने पढ़ा था कि जो समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के वो फोकस से निकलेगी, और जो फोकस से होकर गुजरेगी वो समांतर हो जाएगी। तो 2 मेन फीचर यहाँ पर हैं। पहले तो जो समांतर जाएगी वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो हमेशा समांतर हो जाएगी। इसी तरह से एक फीचर इसमें यह है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यानी जब वो सी से होकर गुजरेगी, दर्पण के सेंटर से होकर गुजरेगी, तो वो वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी जिस दिशा से वो आई है। यानी यहाँ उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, तो जैसे वो गई है वैसी वो वापस आ जाएगी। तो ये मेन पॉइंट है कि सेंटर से जाने वाली किरण का पाथ डेविएट नहीं होता, यानी वो परावर्तित होकर भी उसी दिशा में आ जाती है, जबकि समांतर जाने वाली फोकस से जाती है और फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती है।
तो इन किरणों को जब हम जान जाएंगे, इनका गमन पथ जान जाएंगे, तो इनके साथ जब हम वस्तु को चलाएंगे, वस्तु का बिहेवियर देखेंगे, तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा कि कब वस्तु में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, और कब वस्तु जो है किस जगह पर दिखेगी, ये हम जान जाएंगे। यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण का उदाहरण से समझते हैं कि एक अवतल दर्पण लिया, यहाँ हमने वस्तु के प्रतिबिंब की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, यानी गुण को देखेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे वस्तु दिखा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, उनको हमने मुख्य अक्ष पर लगा रखा है, और उस मुख्य अक्ष पर आप देखेंगे कि जो समांतर किरण है वो फोकस से जा रही है, और जो फोकस से जा रही है वो समांतर हो रही है, जो सेंटर से जा रही है वो सीधी निकल जा रही है ना। तो हम ये देखेंगे कि जब हम वस्तु को जो है देखेंगे कि हमने वस्तु कहीं रखी हुई है, यानी सीसी से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखी है, जब हम उसे पास ला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे वस्तु का प्रतिबिंब किधर जा रहा है ना। जब हम उसको एकदम सी पे रख रहे हैं तो देखो आप वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है जहाँ पे वस्तु रखी है, उतना ही आकार का बन रहा है। जब हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो अनंत पे बन रहा है। तो इसी तरह से जब हम उसे फोकस से आगे ले जा रहे हैं तो दर्पण के पीछे बन रही है, देखो, और सीधी बन रही है, बड़ी बन रही है, यानी ये आभासी प्रतिबिंब है, और भी आभासी है, तो इसका मतलब ये पीछे बन रहा है। जैसे जैसे हम बिल्कुल देखो सेंटर की तरफ लाए, ध्रुव पे लाए तो वो बराबर हो गए, तो दोनों चीज़ गायब हो गई, ना वस्तु दिखाई दे रही ना प्रतिबिंब। जब हम उसे पीछे लाएंगे उसी तरह से वस्तु का प्रतिबिंब वापस बनने लग जाएगा। अब अगर हमने वस्तु को देखो फोकस पे रखा तो क्या हुआ, अब हमने देखो वापस फिर पीछे को ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे वस्तु का आकार बदल रहा है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब का आकार भी बदल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वस्तु के आकार के हिसाब से प्रतिबिंब का आकार बदल रहा है। हम वस्तु को सेंटर पे रख रहे हैं, सीसी पे रख रहे हैं तो उतने ही आकार की हो रही, फोकस की तरफ ले जा रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे पीछे की ओर आ रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और एकदम फोकस पे वो अनंत पे चला जा रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, दूर बन रहा है। इसी तरह से जब हम उसे और आगे ले जाएंगे फोकस सेंटर की तरफ तो वो वर्चुअल बन रहा है, यानी आभासी बन रहा है। तो ये उसकी स्थितियां हैं, अलग अलग स्थिति में आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा कि वो सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। वापस और नज़दीक ले जाएंगे तो आप देखो दोनों बराबर, और वो गायब ही हो गया। इस तरह से फिर पीछे लाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको वर्चुअल वर्चुअल, फिर वो वास्तव जो है रियल, और अब आप देख रहे होंगे कि फिर से वो रियल होता जा रहा है, और हम उसको खिसकाएंगे तो वो आपका रियल होता जाएगा। तो हम सीसी पर जाएंगे तो दोनों चीज़ एक ही जगह पर बनेंगे, और उसके अलावा की स्थितियां हमने देख ली हैं। इस तरह से हम इसको एक दूसरे चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरी सरफेस होती तो तब क्या होता। यानी पहले हमने कॉनकेव में पढ़ा था, अब अगर हमारे पास मान लीजिए कॉन्वेक्स सरफेस है तो कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा, यानी उत्तल दर्पण की स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वस्तु की जो प्रकृति है वो कैसे यहाँ पर बदली है, यानी यहाँ पर उसके विपरीत जो है प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम देखेंगे तो वस्तु अगर सीधी रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी यहाँ पर सीधा ही बन रहा है। तो इसकी एक स्थिति हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके अंदर वाले हिस्से में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर हमने क्या दिखाई, ये पॉलिश दिखाई। तो जब प्रकाश यहाँ से समांतर गया तो वो टकरा के वापस आ गया, तो वो फोकस से होता हुआ जाते हुए दिखाई दिया। इसी तरह से जो प्रकाश किरण सेंटर से जाएगी वहीं से वापस आ जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं वहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो अब हम इसी चीज़ को एक बार फिर से एक और माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक इंटरैक्टिव बनाया है, और ये जो इंटरैक्टिव है इसके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वस्तु का आकार, प्रतिबिंब और प्रकाश किरण जो है वो आगे पीछे हमें चलते हुए दिखाई देगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कोई सा भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उन दोनों स्थितियों में हमने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि जो वस्तु है, वस्तु की पोजीशन जो है अगर हम यहाँ पर बदलेंगे तो किस तरह से उसका प्रतिबिंब यहाँ पर चेंज होता है। तो अगर हम देख रहे होंगे प्रकाश किरण और सेंटर और फोकस
तो इन सभी जगहों पर हमें स्थितियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रकाश किरण का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो वस्तु का आकार भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो वस्तु के आकार का बदलना किस बात पे निर्भर कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है प्रकाश की किरण किधर से होकर जा रही है। तो जब वो फोकस से होकर जा रही है तो आपको दिखेगा कि कैसे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। चाहे वो कॉन्वेक्स का केस हो, चाहे वो कॉनकेव का केस हो, हर केस में आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से वस्तु के आकार को हम समझेंगे और प्रकाश किरणों का क्या रोल है दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। तो अब तक हमने देखा कि वस्तु के जो प्रतिबिंब हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण में हमें जो वस्तु के प्रतिबिंब हैं वो दो तरह के दिखाई देते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, जिन्हें वर्चुअल बोलते हैं या आभासी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रतिबिंब हमें दो दर्पणों में देखने को मिले, जिसमें कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो भी प्रतिबिंब हमने देखे वो ज़्यादातर स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब थे, और जबकि जो हमने उत्तल में देखे वो आभासी प्रतिबिंब थे, कोई एक दो अवस्थाओं को छोड़ के। वो हमने जब रे डायग्राम में वस्तु की स्थिति को देखा था तो हमने वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करते समय ये बात वहाँ पर नोट की थी, और हमने ये देखा था कि जब हम वस्तु को मुख्य अक्ष पर फोकस पे या वक्रता केंद्र पे या फोकस से आगे या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो किस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब जो है घटता बढ़ता है आकार में, और किस तरह से उसका जो नेचर है वो वास्तविक होता है या आभासी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिनको हम पर्दे पे या स्क्रीन पे ले सकते हैं, जिनको हम खींच सकते हैं, वो वास्तविक होते हैं। और ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पे नहीं ले सकते, स्क्रीन पे नहीं देख सकते, स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, उनको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दोनों तरह के प्रतिबिंब जो है आपको इन दर्पणों की मदद से देखने को मिलेंगे, या आपने इनको रे डायग्राम में बनते हुए आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब को देखा। अब हम एक बार पुनः इन दर्पणों के उपयोग को भी जान लेते हैं। जैसे कि हमें पता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का जो मुख्य उपयोग है वो ज़्यादातर डेंटिस्ट या आँखों के जो डॉक्टर हैं वो इन दर्पणों का प्रयोग करते हैं, ताकि जो पेशेंट है या मरीज है उसके जो दांत हैं या उसकी जो आँख में कोई डिफेक्ट है तो उसका इमेज को बड़ा करके देखने में उन्हें मदद मिलती है। इसी तरह से जो बार्बर होता है तो वो सेविंग करते समय या जब घरों में भी हम सेविंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के दर्पणों को प्रयोग में लाना चाहिए। इसी तरह से जो सौर भट्टियाँ होती हैं, सूर्य के प्रकाश में इस तरह की भट्टियों को जब हम यूज़ करते हैं तो ये भट्टियों में भी हमारे पास कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं। इसी तरह से जो सर्च लाइट होती हैं, रात को जब हम इन्हें यूज़ करते हैं, या टॉर्च होते हैं, या जो हमारे गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं जो आगे लगी होती हैं, तो जो हेडलाइट्स होती हैं और या सर्च लाइट होती हैं या जो टॉर्च होते हैं, उन सब में अवतल दर्पणों का प्रयोग होता है, ताकि हमें कोई सी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर देखना है तो वो एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई दे, ताकि किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट होने से हम बच सकें। इसी तरह से बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के। तो जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका अधिकांशतः जो प्रयोग होता है वो होता है जब भी हम कोई वाहन या व्हीकल चला रहे होते हैं तो हमें कोई पीछे की ऑब्जेक्ट देखनी है, पीछे की वस्तु को देखनी है, तो वो उसको नज़दीक लाके हमें दिखाता है। तो इस तरह के जो दर्पण हैं उत्तल दर्पण, उनका प्रयोग हम जो है ज़्यादातर बैक साइड की वस्तु को नज़दीक लाके उसको पास देख के बड़ा करने में मदद करता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो सामान्य तौर पे जो मिरर होते हैं गाड़ियों में ड्राइवर की साइड के जो ऊपर लगे होते हैं, तो वो दूर की वस्तु को पास ले आते हैं, जिससे कि हमें ये दिखता है कि कोई वस्तु हमारे कितने करीब है, ताकि हम एक्सीडेंट
को न होने दें या पहले से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। इसी तरह से जो टेलीस्कोप होता है, तो टेलीस्कोप में भी इस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसमें भी यही होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट को हम पास ले आते हैं। नाम ही जैसे उसका है टेलीस्कोप, यानी हम दूर की वस्तु को पास लाकर अगर हमें देखना है, उसका हमको इमेज देखनी है, तो वो इमेज देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज़ होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उन टेलीस्कोप में भी इस दर्पण का प्रयोग होता है। इसी तरह से जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो हमारी लाइटें लगी होती हैं स्ट्रीट में, उनमें भी जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम के लिए हमें जब भी कोई किरण आरेख खींचते हैं तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे अब हम आने वाले चैप्टर में जो पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इन दर्पणों में हम कुछ चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखेंगे। यानी यह हम ध्यान देंगे कि हमने अक्ष पर जब दर्पण को रखा है तो किस तरह से हम दूरियों को नापेंगे। उसके लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट या बेसिक साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। तो जैसा कि आपको हमने चित्र में दिखाया है कि किसी भी दर्पण के लिए जब भी हम ध्रुव को देखेंगे तो वो मूल बिंदु माना जाएगा और सभी दूरियां हम ध्रुव से नापेंगे। यानी किसी भी वस्तु की दूरी को अगर हमें नापना है या उस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को नापना है तो हम ध्रुव को ध्यान में रखकर नापेंगे या ध्रुव से सारी दूरियों को नापा जाएगा। सबसे पहले हम जब भी किसी वस्तु को हम किसी एक साइड में रखेंगे तो अपनी कन्वेंशन के लिए हम बाईं तरफ वस्तु को रखते हैं। तो जब भी बाईं तरफ हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो दूरियां होंगी ध्रुव से एक्स अक्ष पर वो ऋणात्मक नापी जाएंगी। या ऐसा कह लीजिए कि मूल बिंदु अगर हमारा ध्रुव है तो मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दिशाएं में जो भी हमारा वस्तु की दूरियां या प्रतिबिंब की दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी। इसी तरह से मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु हमने पोल को माना है, तो पोल से बाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाएंगी। इसी तरह से दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर यानी वाई अक्ष की ओर धनात्मक दिशा में ली गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी, यानी उनको पॉजिटिव मेजर करेंगे। इसके विपरीत जो वस्तु का प्रतिबिंब है या उसकी हाइट है या उसका आकार है, उसका साइज है, तो जब भी हम इस दूरी को नापेंगे तो अगर ये ऋणात्मक दिशा में है वाई अक्ष की ओर तो इनके मान ऋणात्मक लिए जाएंगे। तो एक बारी को आप इस बात को फिर से समझ लें कि किसी भी गोलीय दर्पण या किसी भी दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसमें दाईं ओर ली जाने वाली सभी दूरियां एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक, बाईं ओर नापी जाने वाली सभी दूरियां एक्स अनुदिश के साथ ऋणात्मक, मूल बिंदु से वाई अक्ष की ओर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और मूल बिंदु से वाई अक्ष के नीचे की ओर यानी ऋणात्मक दिशा में नापी जाने वाली सभी दूरियां ऋण में ली जाएंगी। यानी जब वस्तु का आकार, साइज हमें नापना है तो साइज नापने के लिए हम वाई अक्ष पर जो दूरियां लेंगे वो धन और ऋण दिशा को देख के लेंगे। इसी तरह से जब हम वस्तु की फोकस दूरी या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से नापेंगे मुख्य अक्ष के साथ, तो बाईं तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक और दाईं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। इस कन्वेंशन को आप याद रखेंगे ताकि हम आगे अब जो आने वाले टाइम में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे या आगे प्रैक्टिस करेंगे और भी रे डायग्राम की, तो उस समय हमें ये दूरियां नापने में मदद करेंगी और हमारी जो भी प्रॉब्लम होंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी।